अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो यानी कि न्यूज़ीलैंड ने अपनी स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दी हैं। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं। ये स्कॉलरशिप आपका मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस सपोर्ट करती है, साथ-साथ मंथली अलाउंस है और एक अच्छा यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का मौका भी देती है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के अंदर अप्लाई ही क्यों करना है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई क्यों नहीं करना, इस स्कॉलरशिप का ओवरव्यू क्या है, यानी कि कौन-कौन सी प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप हमारे पास मौजूद है, एलिजिबिलिटी क्या है और इस स्कॉलरशिप की वेन्यू क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है, कौन-कौन सी डेट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखनी है और नहीं लास्ट में ये भी देखना है कि हमने स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कैसे करना है, यानी कि लाइव पोर्टल पे यानी कि कंप्यूटर की और लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कैसे करना है, यानी कि कंप्लीट पैकेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो ही हमने चूज़ क्यों करनी है। सबसे पहले तो ये न्यूज़ीलैंड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी यानी कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और दुनिया की टॉप 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये न्यूज़ीलैंड की टॉप 1 यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जबकि दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज़ में से ये रैंक करती है। उसके अलावा अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी तो 1869 में जो है ये यूनिवर्सिटी फाउंडेड न्यूज़ीलैंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी और दुनिया की न्यूज़ीलैंड की जो पहली यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी। इसके हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप हमें कौन-कौन सी यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो हमें कौन-कौन सी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसमें अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स कौन-कौन सी मौजूद हैं। उसके अलावा लाइव पोर्टल पे ये भी देखेंगे, साथ-साथ ऑडियो स्टैट्स पे भी हम देखेंगे कि मास्टर के लिए कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं और पीएचडी के लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन-कौन सी स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। तो स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक और सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है यानी कि ग्लोबल स्कॉलरशिप और साथ में वाइस चांसलर स्कॉलरशिप, इन दोनों स्कॉलरशिप्स के लिए लिखा हुआ है ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप्स। यानी कि मतलब क्या है कि इन दो स्कॉलरशिप्स के लिए हमें अलहदा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब हम यूनिवर्सिटी में यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो एडमिशन के दौरान ही हमने एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है, उस ऑप्शन के थ्रू हम स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं। यानी कि जब हम हमारा एडमिशन के लिए हमें चेक कर रहे होते हैं, हमारी एलिजिबिलिटी देख रहे होते हैं, तो साथ साथ हमारे स्कॉलरशिप के लिए भी हमें ऑफ़र वो देख लेते हैं हमारी एप्लीकेशन को। अगर दोनों को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें दोनों के लिए आ सकता है एडमिशन और साथ में कह लें कि स्कॉलरशिप ऑफ़र अगर एक के लिए आता तो एक के लिए, यानी कि अगर हमने ग्लोबल स्कॉलरशिप के ऊपर अगर हमारा ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, ऑटोमेटिक अप्लाई तो हो जाएगा। अगर हमें ऑटोमेटिकली ग्लोबल स्कॉलरशिप मिलती है तो इसका बेनिफिट क्या है कि न्यूज़ीलैंड के तकरीबन $15,000 जो हैं वो हमें मिलते हैं और दुनिया की 13 एलिजिबल पासपोर्ट कंट्रीज जो हैं उसकी वो ही सिर्फ स्कॉलरशिप के अंदर ऑफर अप्लाई कर सकती हैं। कौन कौन सी कह लें कंट्रीज़ हैं वो हम इसके बाद देखते हैं। इसके बाद जो सेकेंड है वो है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। वो उसमें हमें अप्लाई करने से बेनिफिट क्या होगा या हमें मिलने से क्या बेनिफिट होगा, तो उसमें $10,000 जो है वो मिलते हैं और इसमें हमारे पास किसी कंट्री का आप कह लें कि वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दुनिया की तमाम जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो तीसरी स्कॉलरशिप है वो बाय इनविटेशन है। इनविटेशन का क्या यहाँ पर मतलब है कि वो तमाम तो स्टूडेंट्स जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, तो उन स्टूडेंट्स को बाय आउट इनविटेशन उन्हें एक ऑफ़र की जाती है कि वो इस यूनिवर्सिटी या फिर इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करें और उसे जैसे ही अप्लाई करते हैं उनकी ये स्कॉलरशिप लगती है तो उनको इससे ये बेनिफिट होता है कि $35,000 जो हैं वो उन्हें मिलते हैं स्कॉलरशिप के ज़रिए। तो ये बाय इनविटेशन है। उसके बाद लास्ट पे देखें तो पाथवेज़ हैं यानी कि इंटरनेशनल पार्टनरशिप और इसमें मिलते हैं $10,000 इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2+2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पाथवे जिसे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट। अब आर्टिकुलेशन एग्रीमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं और जिस भी कंट्री आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का आप कह लें जो लिंक है या उनका जो एफिलिएट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के अंदर है। तो उनका ये होता है कि उनका पहले से सिलेक्टेड होता है और जब आप उनके अंदर एडमिशन ले रहे होते हैं तो उनका ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है कि अगर आप में 2 साल यानी कि अगर आप 4 साल तो प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उस फॉर एग्जांपल आपने बैचलर के लिए अप्लाई किया है अपने होमलैंड जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो 2 साल आप वो वहाँ पर करेंगे, इंडिया में कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं और नेक्स्ट 2 ईयर के लिए वो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के अंदर भेजते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम 3 तरह के स्कॉलरशिप्स हैं वो यहाँ पर देखी हैं
होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्कॉलरशिप देखी है ग्लोबल स्कॉलरशिप, इस ग्लोबल स्कॉलरशिप में कौन कौन सी जो है वो कंट्रीज़ एलिजिबल हैं। जैसे बांग्लादेश, चाइना, हांगकॉन्ग, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्रो, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि ग्लोबल स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप इनके अलावा जैसे लाइक पाकिस्तान है तो वो उनको इस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई नहीं करना, उन्हें वाइस चांसलर स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए मौजूद है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तो आप कह लें कि एकेडमिक ईयर है 2 सेमेस्टर्स, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस देते हैं कि आपने सेमेस्टर 1 के लिए अप्लाई करना है या सेमेस्टर 2 के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आज जो हम अप्लाई करेंगे हम सेमेस्टर 2 के लिए अप्लाई करेंगे क्योंकि जो डेट्स चल रही हैं, बल्कि नहीं, हमने जुलाई के लिए नहीं करना, हमें सेमेस्टर 1 के लिए अप्लाई करना है क्योंकि हम 2027 के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें फरवरी टू जून यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। उसके बाद हमारा सेकेंड जो सेमेस्टर चलता है वो जुलाई से नवंबर की तरफ चलता है। तो हमने और जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेट गुजर चुकी हैं तो आप जो भी आपके करीब है, लाइक अगर आप फरवरी में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फरवरी में अप्लाई करेंगे सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है, और अगर आप जुलाई में अप्लाई कर रहे हैं तो आप सेमेस्टर 1 के लिए अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका चलता रहेगा ये प्रोसीजर। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो आप कह लें कि अंडर ग्रेजुएट के अलावा और कौन कौन सी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स के अंदर आते हैं। तो ग्लोबल मास्टर स्कॉलरशिप्स हैं और ये सिलेक्टेड है टॉड मास्टर प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, उसे वाइस चांसलर पोस्ट ईयर स्कॉलरशिप है और ये आपका कोर्स वर्क मास्टर्स है, यानी कि मास्टर में ऐसे प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर कोर्स वर्क हो यानी कि थीसिस इंक्लूड होना चाहिए। उसके अलावा इंटरनेशनल मास्टर्स रिसर्च स्कॉलरशिप, ये भी मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अलावा पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने किस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपने अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। ठीक है जी, जैसे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे आपने वहाँ पर, ये मैं पोर्टल पे आपको लेके जाऊँगा जिस पोर्टल को कहते हैं EVN पोर्टल। ठीक है, वहाँ पर आप अपने ट्रांसक्रिप्ट, अपने इंग्लिश टेस्ट स्कोर और पासपोर्ट कॉपी वहाँ पर सबमिट करवानी होती है। अब मैं आपको अपने वीडियो के से जुड़े रहना है, मैंने आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आप इंग्लिश टेस्ट स्कोर यानी कि आपको आर्ट्स के बगैर भी आप कैसे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आंसर द स्कॉलरशिप क्वेश्चन, यानी कि जैसे अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका आपको आंसर करना है। ओके, जैसे ही आप स्कॉलरशिप के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और साथ में जो है अपने में स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं, वो आपको असेस्ट करते हैं। फर्स्ट आपको एडमिशन के लिए ईमेल आती है, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना होता, लेकिन जैसे ही आपको स्कॉलरशिप के लिए ईमेल आती है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या करते हैं कि जैसे ही उन्हें ईमेल आती है स्कॉलरशिप के लिए तो वो उसको किसी भी तरीके से यानी कि छोड़ देते हैं, यानी कि जो भी आपको ईमेल आती है उसके ऊपर एक फिक्स डेट होती है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपने उससे पहले जो भी स्कॉलरशिप के अंदर क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है वो आपसे उसके बारे में मांगते हैं। जैसे ही वो आपको उस डेट से पहले वो तमाम इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करनी होती है और एक्टिव करना होता है। आप एक्टिव करेंगे तभी आपकी स्कॉलरशिप लगती है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपकी स्कॉलरशिप वहीं पर ज़ाया हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपना, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, आर्ट्स वगैरह है अगर आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं है तो हम ID कार्ड के थ्रू करेंगे। इवन एप्लीकेशन के ऊपर कैसे अप्लाई करना है वो देखना है हमने, पर्सनल जो 3 कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह में सारा कुछ हमने वहाँ पर ऐड करना है। और अगर आपने इससे पहले कोई एप्लीकेशन स्कॉलरशिप वहाँ पर गेन की है तो आपने उसके बारे में भी वहाँ पर ऐड करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं, फिलहाल एडमिशन चल रहे हैं वहाँ पर। अगर आप न्यूजीलैंड बेस्ड स्टूडेंट्स हैं तो आपका 1 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर आपने इस न्यूजीलैंड बेस्ड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर देना है। एडमिशन के बाद जो है वो असेस करेंगे और आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करेंगे। ठीक है, और आपने उसके अकॉर्डिंग चलना है। और जो अब स्कॉलरशिप चल रही हैं उसके लिए यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2027 की इंटेक चल रही है उसके अंदर आपने अप्लाई करना है। तो वन बिग मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते होते हैं, एक्सेप्टिंग योर एडमिशन ऑफर इज़ नॉट एज द सेम एज एक्सेप्टिंग योर स्कॉलरशिप ऑफर। द स्कॉलरशिप ऑफर अराइज एज अ सेपरेट लेटर, ठीक है, विद इट्स ओन डेडलाइन। इफ यू एक्सेप्ट योर प्लेस एट ओटेगो बट फॉर यू टू एक्टिवली एक्सेप्ट द स्कॉलरशिप ऑफर द रिवॉर्ड कैन बी फॉरफिटेड। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे ही आपको एडमिशन ऑफर आती है तो एडमिशन जैसे ही उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन यानी कि स्कॉलरशिप ऑफर आती है तो उसकी अपनी डेडलाइन होती है, उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो अपने सबमिट करवाने होते हैं बिफोर डेडलाइन। अगर आप ये नहीं करते तो वो आपकी स्कॉलरशिप वहाँ पर क्या हो जाती है जी, ज़ाया हो जाती है। उससे वजह है टिप क्या है, आपको कंटिन्यूसली जो है पोर्टल को भी देखते रहना है, अपनी ईमेल को भी देखते रहना है कि किस कोई आपके पास जो है अपडेट्स तो नहीं आई। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमने देखना है कि हमने स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना कैसा है।
उसने देखें अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एप्लीकेशन शुरू कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे करने हैं, तमाम डॉक्यूमेंट से हम अपलोड कैसे करने हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इनके पोर्टल के ऊपर भी जाके, ये आपके पास मैंने लिंक दे दिया, आपने इस लिंक को यहाँ से देख लेना है और वहाँ पर जाके आपने क्वेश्चंस कर लेने हैं अगर आपको इसके अलावा भी कोई समझ नहीं है, क्योंकि इनका पोर्टल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे जितनी जल्दी जो है वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने आपके लिए सारा का सारा पीपीटी जो है वो क्रिएट किया, यहाँ से होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कि हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना कैसे है। अच्छा, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पर लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा। ऐसे ही अब यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो पे आते हैं, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर अभी एडमिशन जो है वो ओपन है। अप्लाई नाउ फॉर 2027 इनटेक। पूरा का पूरा पोर्टल भी देख सकते हैं। मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ कि आपने स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम जो है वो भी देख सकते हैं, स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं वो देख सकते हैं, अकोमोडेशन कैसे है, क्या कुछ मिल सकता है आपको, वो सारा कुछ आपने पोर्टल को जो है वो देख लेना है। फिर हर टू द पॉइंट के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना कैसे है या स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना कैसे है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्कॉलरशिप्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप जो हैं वो ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफर कर रही है। तो उसमें कहता है कि फाउंड योर स्टडी विद अ स्कॉलरशिप सो यू कैन फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ठीक है, आपने इसके लिए पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लेते हैं या कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो ये यूनिवर्सिटी फ़िलहाल ऑफर कर रही है। तो उसमें अगर हम अंडर ग्रेजुएट को देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, जैसे मैंने को पहले बताया था, इसके अंदर ये 14 कंट्रीज़ जो हैं वो एलिजिबल हैं। बेनिफिट क्या है, $15,000 जो है वो आपको देते हैं। एप्लीकेशन आपको अलहदा से इसके लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले से बताया था। वाइस चांसलर है इसके स्कॉलरशिप के लिए, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और इसके लिए 10,000 जो है वो आपको मिलते हैं ट्यूशन फ़ी के कह लें उसके लिए। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो अंडर ग्रेजुएट इंटर स्कॉलरशिप न्यूजीलैंड बेस्ड है। ठीक है, उसके अलावा देखें तो ये हमारे पास आ जाती हैं पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स की स्कॉलरशिप, उसके नीव हैं वही वाली कंट्रीज़ हैं और सेम स्कॉलरशिप्स के सेम नेम है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। तो यहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है कि आपने किस स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है, कौन सी आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो बनती है। अब हमने स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर आना है और यहाँ पे करना है हाउ टू अप्लाई। जैसे ही आप हाउ टू अप्लाई वाले पेज पे आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले को कहता है कि सिलेक्ट योर कोर्स और प्रोग्राम, चेक एंट्री रिक्वायरमेंट एंड एयरलाइंस, अप्लाई नाउ, सबमिट योर एप्लीकेशन, हैव योर ऑफर ऑफ प्लेस। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम जैसे ही देखते हैं तो उसने हमें कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं कि आपका जो है वो द मेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन पीरियड इज़ 15 नवंबर तक है फॉर इनकमिंग सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, आपने इसको देख लेना है। जैसे ही नीचे आते हैं तो हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन आते हैं, अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन आ जाती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट आ जाती हैं और उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं जी मास्टर्स के लिए। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स वगैरह सारे हम पोर्टल पे जाके देखते हैं कि हमने करना क्या है। तो मैं यहाँ पर जो अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ वो अंडर ग्रेजुएट के लिए करने जा रहा हूँ और इसकी रीज़न क्या है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करने के लिए ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया भी हुआ है, तो मैंने सिर्फ आपको दिखाना है, आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। अगर आपने मास्टर के लिए करना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट को चूज़ कीजिएगा और अगर आपने पीएचडी के लिए करना है तो उस लिहाज से आपने देख लेना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ अंडर ग्रेजुएट के लिए। जैसे अंडर ग्रेजुएट पे आप जाते हैं तो कहता है कि आप अपना जो है वो सब्जेक्ट चूज़ कर लें कि आपने किस सब्जेक्ट को यहाँ से चूज़ करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ बॉटनी को एग्जांपल के तौर पर, आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। जैसे यहाँ बॉटनी को चूज़ करता हूँ तो क्योंकि मैं लाइव यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा जो है ना वो अभी क्या नहीं थी, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है लेकिन चल रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कि बैचलर ऑफ साइंस करना है, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड साइंस करना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स करना है या बैचलर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करना है। मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ बैचलर ऑफ साइंस को। जैसे मैं इसको चूज़ करता हूँ ये मुझे बताता है कि यहाँ पर प्रोग्राम में बेसिकली है क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये ओवरव्यू आप लोगों ने पढ़ लेना है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। स्टडी लेवल के अंडर ग्रेजुएट है, ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का है। लोकेशन उसने बताई है, एस्टिमेटेड फ़ी। अब डोमेस्टिक फ़ी यानी कि जो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस ये है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की उनके लिए एप्लीकेशन की फ़ीस ये है। अब यहाँ पर जो लोग इंटरनेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब उनकी अकेले मैं कोई यहाँ पर नोट भी दिखाऊँगा, जब आप इस एप्लीकेशन के लिए आप स्कॉलरशिप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि
ऑटोमेटिकली वो आपको स्कॉलरशिप के लिए भी असिस्ट करते हैं। तो अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो आपको ये फ़ी भरने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आपने वेट करना होता है। और यहाँ पर सेमेस्टर 2 जुलाई 13, ठीक है, और सेमेस्टर 1 जो है वो 1 मार्च। तो मैं यहाँ पर सेमेस्टर 1 के लिए अप्लाई करूँगा। अगर डेट उसके अकॉर्डिंग होती है तो मैं सेमेस्टर 2 के लिए करता, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सेमेस्टर 1 के लिए करूँगा, क्योंकि जो डेट है वो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने चलना है। तो यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पे जाता हूँ। जैसे अप्लाई नाउ पे करता हूँ, कहता है कि आप 2026 में पढ़ना चाहेंगे 27 में, तो मैं 2027 को चूज़ करता हूँ और लोकेशन उसने दे दी है और मैं कंटिन्यू एप्लीकेशन करता हूँ। जैसे मैं यानी कंटिन्यू एप्लीकेशन करता हूँ तो यहाँ पे कहता है कि रिटर्निंग स्टूडेंट्स और कंटिन्यू एप्लीकेशन, कि आप अगर आपने पहले से एक स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि एक एप्लीकेशन जो है वो कह रहे हैं स्कॉलरशिप बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने का। तो वो कैसा वो आपको यहाँ पर देता है कि आप जो है बीच में छोड़ के जा सकते हैं। लाइक जितना आपने अप्लाई किया होता है आप उसे सेव करके छोड़ लें, अपने बाकी काम कर लें, जब आप फ्री हो तो दोबारा से यहाँ पर आएँ और उसी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू कर लें। अगर आपने अभी तक कोई अप्लाई नहीं किया या अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पर जाना है और जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे जाएंगे तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे ही आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे वो आपको ईमेल भेज देंगे और आपका कोड भेज देंगे जिसके थ्रू आपने स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो ईमेल ऐड कर देता हूँ जिस ईमेल के थ्रू मैंने यहाँ पर पहले से अप्लाई कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद ये मुझे दिखाएगा कि मैं स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी कितना कुछ मैंने कर चुका हूँ और मैं बताता हूँ कि आपने करना क्या है। अच्छा, जैसे ही मैं पोर्टल पे आता हूँ, ये EVM पोर्टल है, इसका लिंक भी मैं ऐड कर दूँगा। वैसे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है आपने यहाँ पर कैसे आना है। तो अलर्ट्स अगर कोई आपने ऑलरेडी किया है तो आप आ जाएंगे, तो नहीं किया हुआ तो जो कुछ भी आपके पास डिटेल है उसने मेरा नाम, जो भी मैंने अकाउंट रजिस्टर करते हुए जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड की थी उसने नेम उसके अकॉर्डिंग रखा है और उसने मेरे स्टूडेंट आईडी जो है वो दे दिया। आपने नेम अपना वही चूज़ करना जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर मौजूद है, उसके अलावा आपने चूज़ यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन कैसे करना है, आपने सारा कुछ छोड़ के यहाँ पर आना है माई प्रोग्राम्स एंड पेपर्स और यहाँ पर कंप्लीट माई एप्लीकेशन को आपने चूज़ करना है। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन पे आते हैं तो आपके पास जो है ना, आपने इस पूरी की पूरे यहाँ डिटेल्स को जो है ना यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। जैसे आप इसको सारों को ऐड करते हैं उसके बाद लास्ट के ऊपर जाके आप ना स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ पर्सनल डिटेल्स में क्या है और आपने क्या ऐड करना है यहाँ पर। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बस सारे इसके लिए अप्लाई करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है वो डिले चल रहा है, मतलब ये थोड़ी सी बिजी साइड चल रही है, तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम जो है वो ये ले रही है। बेस्ट ये है कि आप जो है वो उसको दिन में अप्लाई करें, ऐसा ये कि आप रात में करें, दिन में जो है ये वेबसाइट ज़्यादा अच्छी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल आपने इंटर करनी है, तो आपने सबसे पहले टाइटल को चूज़ करना है, फैमिली नेम जो है भी है आपका राजपूत है जैसे भी आपने करना है, और उसके बाद प्रेफर गिवन नेम, ठीक है। आपने पूरा नाम लिख देना है यहाँ पर, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, जेंडर क्या है, IRD नंबर अगर आपके पास है, अगर न्यूजीलैंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपने इसको ऐड करना है, अदरवाइज़ आपको ये दोनों खाली छोड़ देने हैं, ठीक है। और जैसे आप प्रीवियस नेम पे जाते हैं तो कोई प्रीवियस नेम नहीं है, आपने सिटीजनशिप जो है वो यहाँ पर चूज़ करनी है, ठीक है। सिटीजनशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, और यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड जो है वो अपलोड कर देना है। मैंने ऑलरेडी किया है तो मैंने यहाँ पर ID कार्ड जो है वो इंटर किया हुआ था, तो मैंने आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। और कहता है कि विल यू बी रेजिडेंट लिविंग इन न्यूजीलैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडीज़, कि क्या आप यहाँ पर आकर पढ़ना पसंद करेंगे, कहने कि क्या आप यहाँ पर रह सकते हैं, तो आपने इसको चूज़ कर लेना है यस। उसके बाद जो है वो आपने कंटिन्यू पे जाना है, ठीक है। जैसे कंटिन्यू पे जाते हैं तो यहाँ पर ये आपका जो पहला पोर्शन है वो कंप्लीट हो सकता है, और इसके लिए मैं दोबारा से जो है वो बैक जाता हूँ। तो जैसे ही मैं बैक जाता हूँ तो मैं वही वाले पेज पे आ देता हूँ। आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करने के बाद कंटिन्यू करना है, तो वो आपको नेक्स्ट पे लेके जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी की हुई थी तो वो मुझे नेक्स्ट पे नहीं लेके जा रहा, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ऐसा कोई इतनी खास इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगी, आपने ईमेल ऐड करनी है वही जिसके थ्रू वो ऑलरेडी एंटर कर देगा, आपको यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास न्यूजीलैंड का कोई भी नंबर है तो आप यहाँ पर ज़रूर इंटर करें, अगर नहीं है तो वहाँ जो है वो होम एड्रेस में जहाँ पर भी आप रहते हैं आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इंटर कर देनी है, ठीक है। और एड्रेस वगैरह सारा कुछ ऐड करना है।
जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे आपकी सेकंड वाली भी कंप्लीट हो जाएगी। एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आप एजुकेशनल बैकग्राउंड को बड़े अच्छे से जो है वो पढ़ने के बाद इसको कंप्लीट करना है। उससे पहले वो क्या कहता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं बैचलर के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो बैचलर के लिए अप्लाई करते हुए मैंने यहाँ पर कंट्री चूज़ किया है, ठीक है। और लास्ट ईयर मैंने कब पढ़ा था, तो क्योंकि मैं बैचलर के लिए अप्लाई करना था, मैंने लास्ट देखा है कि मैं 2000 में मैंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी, यानी कि इंटर कंप्लीट की थी। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है वो आपने ही वाला चूज़ करना है, ओवरसीज़ हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, इसके अलावा आपने कोई चूज़ नहीं करना। पता है आपको कह रहा है कि आपने अपनी डिग्री, हायर डिग्री जो अभी आपने की है, अगर आपने बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आप इंटर की लिखें, अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आप बैचलर की लिखें, अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आप मास्टर की डिग्री यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। और जिस साल आपने कंप्लीट की थी वो आपने यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि आपने जो है वो यहाँ पर इंटर कर देना है, अपलोड कर देना है अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया है, तो आपने अपना इंटर का जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर इंटर करना है और अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करके नेक्स्ट पे जाएंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे, वो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है वो लेके जाता है। अच्छा, तो उसके बाद आपका यह तीसरा ऑप्शन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होता है यहाँ पर जो है वो आपको कहता है बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि आप यहाँ पर फोर्थ वाले ऑप्शन पे आके, या फोर्थ वाला जो स्टेप है उसमें आके आपने अपना वो सब्जेक्ट चूज़ करना होता है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपसे पूछेगा आपके मेजर कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं और माइनर कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। लाइक मैंने यहाँ पर जो जिस चीज़ के लिए मैं अप्लाई कर रहा था बैचलर ऑफ साइंसेज के लिए कर रहा था, ठीक है। और मेजर मैंने जो चूज़ किए थे मैंने बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर लिया, और माइनर जो है मैंने एनाटॉमी एंड केमिस्ट्री को चूज़ कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, आपने अपने अकॉर्डिंग जो है जो भी आपका इंटरेस्ट है अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर चूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही हम चाहते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आपने एडिशनल जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन स्कॉलरशिप जो का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चंस में ही आता है। जैसे आप इस स्टेप को रिव्यू करने के लिए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कहता है कि आर यू अप्लाइंग विया यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि क्या आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई, तो अगर एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो आपने इंटर कर देना है। वैसे आपको एजेंट के थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इस ऑप्शन को वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन को छोड़ देना है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना आपको दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग ही इसको अप्लाई करना है। डू यू हैव फाइनेंशियल स्पॉन्सर विद पेइंग योर ट्यूशन फ़ी, तो आपके पास कोई फाइनेंशियल जो है वो स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। तो आपने इस ऑप्शन को नो चूज़ करना है, ठीक है। व्हाट इज इंटेंडेड करियर, कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका करियर में क्या है, तो मैंने फ़िलहाल वैसे ही ऐड कर दिया कि पीएचडी करना चाह रहा हूँ बॉटनी के अंदर। आपने अपना बेस्ट आंसर जो है वो यहाँ पर लिखना है। विल यू चूज़ एन प्रोग्राम असिस्ट यू इन योर करियर इंटेंशन, कहता है कि क्या आप फ्यूचर में जो आप बनना चाह रहे हैं, क्या आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया है क्या वो राइट है उस चीज़ के लिए, तो आपने इस ऑप्शन को यस ही चूज़ करना है हर हाल में, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर आके आपका चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में ऐसे पूरी इतनी बड़ी जो है वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन भी चूज़ बैचलर का किया है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अप्लाई करने का या समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मैं यहाँ पर मास्टर के लिए कर रहा, पीएचडी के लिए कर रहा होता तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं फिर उसे दिखाने के लिए है तो मैंने सिंपल जो है इस चीज़ को चूज़ कर लिया है। उसके बाद ऐड अनदर प्रोग्राम, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, वो कह रहा है कि अगर आप बैचलर साइंसेस के अलावा किसी और चीज़ पे अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप ऐड अनदर प्रोग्राम, यानी कि 3 और प्रोग्राम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी एक पे भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप किसी और के लिए अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर ऐड प्रोग्राम कर दें, और अगर आप जितने भी आपने अप्लाई किए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 4 कर दिए हैं, तो आप किसी को रिमूव करना चाहें तो ईजिली यहाँ पर रिमूव प्रोग्राम कर दें। अब यहाँ पर एक बारी मैं दोबारा जाता हूँ। यहाँ पर जब मैं अप्लाई कर रहा था तो उसने मुझे यहाँ पर दिखाया था कि यहाँ पर बाय सबमिटिंग योर एप्लीकेशन यू एग्री टू बी कंसीडर फॉर एनी स्कॉलरशिप अवेलेबल, यानी ये कह रहा है कि आप जो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे वो जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है उस टाइम पर उसके मुताबिक आपको वो क्या करेगा, एवेल्यूएट करेगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप उस लिहाज से या आपका जो क्राइटेरिया जो आपके एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग है तो वो आपको स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली ऑफर कर देगा। उसके लिए आपको अलहदा से अप्लाई करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, यानी कि सिर्फ आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप जो है वो आपकी खुद ब खुद वहाँ पर लग जाएगी। ये मैं बैचलर्स के लिए बता रहा हूँ। कुछ प्रोग्राम्स में आपको अलहदा से अप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आपने जानना है या बैचलर के अलावा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और जैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करते हैं तो अपने लास्ट स्टेप पे जाना है, उसका कंप्लीट दिस स्टेप।
जैसे ही आप कंप्लीट स्टेप पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि आप अपना स्टार्टिंग सेमेस्टर कब करना चाह रहे हैं। मैं सेमेस्टर 1 के लिए कर रहा हूँ, तो मैं सेमेस्टर 1 को यहाँ पर चूज़ करता। और हाउ हेल्प इज सिलेक्टिंग योर स्टार्टिंग सेमेस्टर, यानी कि कब आप चूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग है। हम बाकी कंटिन्यू करेंगे तो वो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सबमिटेड हो जाएगी। मैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग इसको बाद में ऐड करूँगा, तो मैं इस फिलहाल जो है वो इसके ऊपर सच नहीं जा रहा। होप्सो के मेरे ख्याल से यहाँ तक आके हमारी स्कॉलरशिप जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। होप्सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप इसके अलावा किसी भी प्रोग्राम पे या कुछ भी आपको समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट लाजमी करें और स्कॉलरशिप के अंदर लाजमी अप्लाई करें और अप्रिशिएट करें इस वीडियो को। और स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करने के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए कमेंट लाजमी करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।